विपक्ष के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि पीएम मोदी से मुकाबला कैसे करें। जब से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से विपक्ष का कोई भी नेता उनके सामने टिक नहीं पा रहा है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो पीएम मोदी को ये चैलेंज कर रहे थे कि पीएम मोदी इस जंग में उन्हें हरा ही नहीं सकते हैं, अब वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। इन दिनों अरविंद केजरीवाल पंजाब पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में जहां आप बैकफुट पर है, तो वहीं बीजेपी को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक से बड़ा खेला हो गया है। वहीं आप नेता की तस्वीर दिखाकर बीजेपी ने बड़ा प्रहार किया है। बीजेपी ने कहा है कि ये है आपकी असलियत। वहीं सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी खबर आई है। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को सीजीआई ने झटका दिया है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में। ये भी बताएंगे आपको कि कैसे राहुल गांधी भी बैकफुट पर हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। आम आदमी पार्टी के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। दिल्ली में हार के बाद केजरीवाल पंजाब पर फोकस कर रहे हैं। कहीं दिल्ली की तरह पंजाब की सत्ता से भी वो बाहर ना हो जाएं, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की असलियत बाहर आ गई है। दर्शकों, आम आदमी पार्टी जब से दिल्ली का चुनाव हारी है, लग रहा है कि उसके नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। अब वो चिंतित हैं कि अब उनका होगा क्या, अब कैसे वो फिर से सत्ता में वापसी करेंगे, क्योंकि जनता के सामने तो वो एक्सपोज हो गए हैं कि सत्ता में रहते हुए वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे थे और जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया था। इसीलिए जनता ने अपने लिए उस पार्टी को चुन लिया जो सिर्फ जनता के लिए काम करती है। लेकिन दर्शकों, आम आदमी पार्टी के नेता ये नहीं देख पा रहे हैं कि दिल्ली में विकास का रथ चल चुका है। यमुना से लेकर सीवरों तक की सफाई का काम चल रहा है। जो दिल्ली हल्की बारिश में डूब जाया करती थी, ऐसा न हो इसके लिए लगातार काम चल रहा है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के नेताओं में पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है। वो अब ऐसी ऐसी तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं जिसमें वो खुद ही पसते जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता चाहकर भी ऐसा कुछ दिल्ली की जनता के सामने पेश नहीं कर पा रहे, जिससे लगे कि वाकई दिल्ली के भीतर विकास का काम थोड़ा रुक गया है। लेकिन अब एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसको दिखाकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। दर्शकों, कई बार बड़बोले नेता अपनी और पार्टी की फजीहत करा देते हैं। इन दिनों पूर्व विधायक और आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती का एक पोस्ट चर्चा में है। बीजेपी इसे इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर आम आदमी पार्टी नेताओं पर झूठ बोलने और राजनीतिक नाटक करने का आरोप लगा रही है। इन दिनों आम आदमी पार्टी नेता आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद से बिजली कटौती बढ़ गई है। इसे लेकर आम आदमी पार्टी नेता इंटरनेट मीडिया में वीडियो और फोटो पोस्ट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी नेता सोमनाथ भारती ने भी बीते दिनों अंधेरे में खाना खाने की एक तस्वीर पोस्ट कर बीजेपी सरकार को घेरने का प्रयास किया था, लेकिन वो खुद ही घिर गए। बीजेपी उस पोस्ट को इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर सोमनाथ भारती और आम आदमी पार्टी को कटघरे में खड़ा कर रही है। दरअसल उस पोस्ट में भारती सर्दी के कपड़े पहने हुए थे। दोपहर के पोस्ट में अंधेरा दिखाया गया था। बीजेपी नेताओं का कहना है कि ये आम आदमी पार्टी के झूठ का उदाहरण है। भारती की तस्वीर को जूम करके शेयर कर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी ने एक्स पर आम आदमी पार्टी नेता की तस्वीर शेयर कर लिखा, पिछले कुछ दिनों से नौटंकी के गुरु उर्फ महाठग साहब ने सभी आपियों को नौटंकी करने के लिए बोला है और तब से इन सभी के होड़ लग गई है कि सबसे अच्छी नौटंकी कौन कर सकता है। कभी आतिशी मार्लेना जी अपने घर की लाइट बंद करके खाना खाने की फोटो शेयर करती हैं, तो कभी कोई और। अब इन्हीं भाई साहब को देख लीजिए, घर की लाइट बंद कर दी, मगर जो पीछे बिजली से जल रहा है उसे बंद करना भूल गए और गर्मी में जैकेट स्वेटर पहनकर बैठे हैं। इससे पहले सोमनाथ भारती ने एक्स पर खाना खाते हुए अपनी तस्वीर पोस्ट में लिखा था कि आज तीसरी बार बिजली गई है, सुकून से खाना भी नहीं खा सकता। पिछले 10 सालों से पहली बार ऐसा हो रहा है। वहीं इस पोस्ट पर यूजर ने भी सोमनाथ भारती पर निशाना साधा। भारती को जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा कि दोपहर के 3:45 बजे पोस्ट कर रहे हैं कि अंधेरे में डिनर करना पड़ रहा है और वकील साहब एक गुजारिश है, शकून नहीं सुकून होता है। भाषा जो भी प्रयोग करो, अर्थ का अनर्थ मत करो। वहीं एक दूसरे यूजर ने भारती की इस तस्वीर से पीछे आ रही रोशनी को हाईलाइट कर दिया और कहा कि ये लाइट ऑफ करना भूल गए क्या, क्यों फालतू नौटंकी करते हो। तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा कि क्या आप मानते हैं आपकी आम आदमी पार्टी की बत्ती बीजेपी ने गुल कर दी है। कुछ बातें स्वीकार करने में थोड़ा समय लग जाता है। इसके अलावा भी लोगों ने सोमनाथ भारती पर निशाना साधा। सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी के नेता तरह तरह के प्रपंच कर रहे हैं, लेकिन अब लोग समझ गए हैं कि सत्ता से बाहर होने के बाद ये लोग किस तरह से जनता की बात करने लगते हैं और सत्ता में रहते हुए बयानबाजी करते हैं कि जी एलजी साहब और केंद्र सरकार काम करने नहीं दे रही। दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब में घिरती जा रही है। दिल्ली के बाद अब पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सत्ता डोल सकती है।
मान सरकार पंजाब में फ्री बिजली जरूर दे रही है, लेकिन अब तक उसने जनता से किए गए अपने वादे पूरे नहीं किए, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी विपक्ष के निशाने पर है। वहीं किसानों ने भी पंजाब में आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। किसानों के खिलाफ बुलडोजर एक्शन से भी किसान काफी नाराज हैं। जिस तरह से किसानों को धरना स्थल से हटाया गया और उन्हें हिरासत में लिया गया, उससे किसान काफी नाराज हो गए और किसानों ने पंजाब में आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों के घरों के बाहर प्रदर्शन भी किया। इन तमाम मुद्दों पर घिरने के बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल पंजाब का किला बचाने में लगे हैं। दिल्ली से रिमोट के जरिए पंजाब को कंट्रोल करने की बात तो बहुत पुरानी हो चुकी है। अब तक लगता है कि केजरीवाल ने मौके पर मौजूद होकर भी पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। तभी तो इन दिनों केजरीवाल पंजाब का दौरा खूब कर रहे हैं। दिल्ली से ज्यादा वो पंजाब में नजर आते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने पंजाब में बड़ा खेला कर दिया। ये मोदी सरकार के लिए पंजाब में बड़ी सियासी जीत मानी जा रही है। दरअसल एक तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी की मान सरकार किसानों के निशाने पर है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने 130 दिन के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। डल्लेवाल ने एमएसपी को लीगल गारंटी देने समेत अन्य मांगों को लेकर 26 नवंबर 2024 को अनशन शुरू कर दिया था। उनके आमरण अनशन का मसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। शीर्ष अदालत ने पंजाब सरकार को स्पष्ट शब्दों में निर्देश दिया कि डल्लेवाल के हेल्थ का पूरी तरह से ख्याल रखा जाए। दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने डल्लेवाल को अनशन समाप्त करने के लिए मनाने को लेकर 2 केंद्रीय मंत्रियों को मिशन पर लगाया था। मोदी सरकार के ये दोनों दूत डल्लेवाल को मनाने में लगातार जुटे रहे और आखिरकार अपना काम पूरा कर लिया। डल्लेवाल के अनशन खत्म करने के साथ ही एक और सवाल भी पैदा हो गया है कि अब किसान आंदोलन का क्या होगा। अनशन न तोड़ने की जिद पर अड़े किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को मनाने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू लगातार प्रयासरत थे। उन्होंने डल्लेवाल से अपना अनशन तोड़ने की अपील की थी। इसके बाद डल्लेवाल आखिरकार 130 दिनों के बाद रविवार 6 अप्रैल 2025 को अनशन तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। ये घटनाक्रम पंजाब पुलिस द्वारा आंदोलनकारी किसानों पर कार्रवाई करने के एक पखवाड़े से भी अधिक समय के बाद आया है। पुलिस ने मोहाली में आंदोलनकारी किसान नेताओं को हिरासत में लिया था, जब वो चंडीगढ़ में कृषि मंत्री चौहान के नेतृत्व में केंद्रीय प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक से लौट रहे थे। पुलिस ने शंभू और खनौरी बॉर्डर से किसानों को हटा दिया। पुलिस ने अस्थायी ढांचों को भी हटा दिया जहां धरना दिया जा रहा था। वहीं मोदी सरकार के दूत शिवराज सिंह चौहान और रवनीत बिट्टू का प्रयास आखिरकार रंग लाया। ये पंजाब में बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर साबित हो सकती है। डल्लेवाल के अनशन तोड़ने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसान आंदोलन का आगे का रास्ता क्या होगा। डल्लेवाल ने पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के सरहिंद में अनाज मंडी में आयोजित किसान महापंचायत में घोषणा की कि वो अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप सभी ने मुझसे कहा था कि आमरण अनशन समाप्त कर दीजिए, मेरे लिए संगत ही रब का रूप है। आंदोलन को जिस तरह से मैंने कहा था उसके लिए मैं आपका ऋणी हूँ। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। मोर्चा जारी है। वहीं जब इससे पहले पंजाब सरकार ने 19 मार्च को अचानक किसानों पर सख्त रुख अपनाया था, तब सवाल उठ रहे थे कि आखिर सीएम मान ने यू टर्न क्यों ले लिया। किसान आंदोलन के वक्त अरविंद केजरीवाल हमेशा किसानों के साथ खड़े थे। सीएम मान भी किसानों के साथ नजर आ रहे थे, लेकिन दिल्ली में हार के बाद जिस तरह से पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपना स्टैंड बदला है, उससे काफी लोग हैरान और परेशान हैं। पंजाब के किसान भी कार्रवाई से काफी नाराज हो गए हैं, लेकिन जिस तरह से मोदी सरकार ने डल्लेवाल के अनशन को खत्म करवाने का निर्देश दिया, उससे सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब पंजाब के किसानों को एक बार फिर मोदी सरकार पर भरोसा हो गया है और वो समझ गए हैं कि मोदी सरकार ही उनका भला कर सकती है। मोदी सरकार ने एक बार फिर विपक्ष की चिंता बढ़ा दी है। मोदी सरकार ने विपक्ष को ऐसा फंसाया है कि विपक्ष के नेता समझ ही नहीं पा रहे हैं कि इस मुश्किल से कैसे पार पाएं। वक्फ कानून में संशोधन कर मोदी सरकार ने बड़ी सफलता हासिल की है, क्योंकि इस बार बीजेपी की सरकार खुद के दम पर बहुमत में नहीं है, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने साफ संदेश दे दिया है कि वो झुकेंगे नहीं। ऐसे में लोकसभा और राज्यसभा में मात खाने के बाद विपक्ष को अब सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है। विपक्ष ने वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। विपक्ष की तरफ से कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में मोर्चा संभाले हुए हैं। सिब्बल और सिंह भी काफी जल्दी में है कि कैसे भी सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर उन्हें राहत दे और वो इस कानून पर स्टे लगवा दें। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने उन्हें जोर का झटका धीरे से दिया है। सीजेआई खन्ना ने सिब्बल और सिंघवी को कानून समझा दिया है कि कोर्ट आपके हिसाब से नहीं, कानून और नियम से चलते हैं। दरअसल वक्फ कानून पर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में विपक्ष की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं। सिब्बल और सिंघवी जल्दबाजी में थे, लेकिन सीजेआई ने उनकी एक नहीं सुनी।
जिस तरह की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट में हुई है, ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट में पहले ही गेंद पर विपक्ष बैकफुट पर आ गया है, जो कि विपक्ष के लिए शुभ संकेत नहीं है। विपक्ष को लग रहा है कि अगर उसने इस कानून को लेकर आवाज बुलंद नहीं की तो उनका वोट बैंक नाराज हो सकता है। ऐसे में लोकतंत्र के मंदिर में हारने के बाद अब विपक्ष सुप्रीम कोर्ट के भरोसे है। संसद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पारित होते ही संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जियों का अंबार लग गया। शीर्ष अदालत में सोमवार को वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने इन याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई की गुहार लगाई, लेकिन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उनकी एक नहीं सुनी। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के सामने सभी याचिकाओं की तत्काल लिस्टिंग की मौखिक रूप से मांग की, लेकिन सीजेआई खन्ना ने साफ शब्दों में कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई के लिए एक मजबूत और व्यवस्थित प्रणाली पहले से मौजूद है और मौखिक निवेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं कपिल सिब्बल ने अदालत को बताया कि उन्होंने याचिका की अर्जी के लिए पत्र पहले ही भेज दिया है, जिस पर सीजेआई खन्ना ने जवाब दिया, मैं पत्र देखूंगा और जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हर दोपहर मेरे समक्ष ऐसी अर्जियां प्रस्तुत की जाती है, मौखिक रूप से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। दर्शकों, जिस तरह से सीजेआई ने सिब्बल और सिंघवी को जवाब दिया, उससे अदालत में एक स्पष्ट संदेश गया कि न्यायिक प्रक्रियाओं को दरकिनार कर हाई प्रोफाइल याचिकाएं भी प्राथमिकता नहीं पा सकती। कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी को लगता है कि उनके मामलों की सुनवाई तुरंत हो। हर केस को लेकर हम देखते हैं कि कैसे अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं तुरंत सुनवाई की मांग करने, लेकिन अब उनकी दाल गलने वाली नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से वकील निजाम पाशा पेश हुए और उन्होंने भी सम्मान याचिका की तत्काल सुनवाई की मांग की, लेकिन सीजेआई ने एक बार फिर प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए आग्रह को अस्वीकार कर दिया। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने वक्फ संशोधन विधेयक को चुनौती देते हुए 4 अप्रैल को शीर्ष कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद ओवैसी और आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान भी वक्फ विधेयक को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे। कांग्रेस के नेताओं को समझ ही नहीं आ रहा है कि पीएम मोदी के मास्टर स्ट्रोक का जवाब कैसे दे। हर बार कांग्रेस पीएम मोदी और बीजेपी की चाल में फंस जाती है। कांग्रेस पार्टी लगातार राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश करती है, लेकिन पीएम मोदी के एक फैसले से कांग्रेस अब दक्षिण में भी फंस गई है। राहुल गांधी के पास कोई जवाब ही नहीं है कि वो कैसे बीजेपी से मुकाबला करे। ऐसे में तेलंगाना से लेकर केरल तक कांग्रेस की चिंता बढ़ गई है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा अब उन राज्यों से भी घिर गए हैं जहां कांग्रेस या तो सत्ता में है या मजबूत स्थिति में है। कांग्रेस की फिलहाल अपने दम पर 3 राज्यों में सरकार है, जिनमें से 2 राज्य दक्षिण के हैं, लेकिन वहां भी सब कुछ ठीक नहीं। दर्शकों, वक्फ संशोधन विधेयक बिल पर न बोलना राहुल और प्रियंका के लिए गले की हड्डी बन गया है। समझने की जरूरत यह है कि राहुल गांधी सभी को हकों की बात करते हैं, लेकिन जब मुस्लिम समाज के कुछ लोग और संगठन भ्रमित होकर बिना बिल को पढ़े अपने हकों के खत्म होने की बात कह रहे थे, तो उनकी आवाज नहीं बन पाए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा। लोग पूछ रहे हैं कि दोनों इस मुद्दे पर लोकसभा में क्यों नहीं बोले। ऐसे में हर कोई राहुल और प्रियंका को संदिग्ध नजर से देख रहा है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पर हो रही बहस के दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और वायनाड सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उपस्थित न होने को लेकर राजनीति तेज है। तेलंगाना में बीआरएस नेत्री के कविता ने इन दिनों को अनुपस्थिति पर सवाल उठाया और इसे कांग्रेस नेतृत्व द्वारा गंभीरता और जिम्मेदारी की कमी का प्रदर्शन बताते हुए कड़ा बयान जारी किया। बीआरएस नेत्री के कविता ने ये कहा कि तेलंगाना के लोग इन दोनों भाई बहनों को अच्छी तरह से पहचानते हैं। ये दोनों चुनावों के दौरान यहाँ आते हैं और बड़े बड़े नारे लगाते हुए पूरे देश में घूमते हैं, लेकिन वहीं जब असली में समय आता है तब लाखों लोगों के अधिकारों की बात आती है, खास तौर पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा की बात आती है, तो ये दोनों कहीं भी नजर नहीं आते। के कविता ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर बैठे राहुल गांधी एक ऐसे मुद्दे पर बोलने में विफल रहे जो सीधे तौर पर भारत के 30 करोड़ लोगों को प्रभावित करने वाला है। आज पूरे अल्पसंख्यक समुदाय को गांधी परिवार की ये चुप्पी खल रही है। के कविता ने कहा कि तेलंगाना के लोग गांधी परिवार की इन नाटकीयताओं से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। वो जानते हैं कि अगर किसी मुद्दे से कांग्रेस को चुनावी फायदा नहीं होगा तो ये भाई बहन लोगों के अधिकारों के लिए बोलने से ज्यादा चुप रहना पसंद करेंगे। आज जब लोगों को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत है तो चुनावी गांधी वहां से गायब है।
वहीं उस केरल में भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा पर सवाल उठने लगे हैं, जहां की वायनाड से पहले राहुल गांधी सांसद थे और अब प्रियंका गांधी वाड्रा सांसद हैं। केरल के एक अखबार ने राहुल और प्रियंका के वक्फ बिल पर लोकसभा में कुछ नहीं बोलने पर सवाल उठाया। अखबार ने लिखा कि वक्फ विधेयक मुसलमानों और सेकुलरिज्म पर बड़ा हमला है। ऐसे में प्रियंका का न आना निराशाजनक है। कांग्रेस नेताओं ने राहुल का बचाव करते हुए कहा कि इसमें राजनीति नहीं देखनी चाहिए। वहीं राहुल गांधी विपक्ष के नेता तो हैं, लेकिन विपक्ष को एकजुट नहीं रख पाए और बीजेपी ने आखिरी वक्त में बाजी पलट दी, जिसको लेकर जयराम रमेश भी हैरान है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने दावा किया कि बीजू जनता दल ने ऐन मौके पर बीजेपी का साथ दे दिया। जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर लोकसभा में मतदान 288 से 232 रहा, जबकि राज्यसभा में विधेयक के पक्ष में 128 और विरोध में 95 मत पड़े। संसद में बीजेपी के लिए जीत का अंतर बहुत कम था। दरअसल राज्यसभा में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक झटका था और ट्रेजरी बेंचेस को ये देखकर हैरानी थी कि विपक्ष ने इतनी मजबूत संख्या जुटा ली। ये संख्या 95 से भी ज्यादा होती अगर बीजेपी ने अंतिम क्षणों में बीजेपी के दबाव में आगे घुटने ना टेके होते। तो देखा आपने कैसे जयराम रमेश अफसोस जता रहे हैं कि नवीन पटनायक की बीजू जनता दल ने मोदी सरकार के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी क्या कर रहे थे विपक्ष को एकजुट करने के लिए। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें